हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ उपित किया और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी। तो हमने जो इंडिया वाला जो पार्ट जो बी था उसके करीबन 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हमने। और अब हम दूसरा जो बी पार्ट है, जो ए पार्ट है सॉरी, उसका जो 3rd चैप्टर है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है क्योंकि सीबीएसई ने कोरोना के चलते है वो उस चैप्टर से डिलीट कर दिए उसमें से। तो हो सकता है कि ये जो हरियाणा बोर्ड है वो भी इन चैप्टर्स को डिलीट कर दे। तो हम इसीलिए 3rd चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसे कि आपको पता होगा कि पृथ्वी है वो एक बॉल की शेप में है, या आप जिसको जियोड कह सकते हो, इस शेप में है पृथ्वी का आकार है। तो यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, तो 3-4 चीजें मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको कि क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के अंदर जहाँ हम खड़े हैं, इससे गहराई में अंदर तक जाने पर कौन कौन सी चट्टानें हैं, कौन कौन सी तत्व है, एलिमेंट्स है, ठीक है, टेम्परेचर कितना है, या उसके अंदर कौन सी जो क्रस्ट मेंटल कोर या जो हम परतें बोलते हैं वो पाई जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके अलावा हम जो भूकंप है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, भूकंप क्या होते हैं, और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ज्वालामुखी क्या होती है, भूकंप क्या होते हैं, और इनका किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में हमें सहायता मिलती है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना अगर हम देखें तो वो अंदर से क्या है, ये ऊपरी पार्ट है जो हम जिस पे रह रहे हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, खेत बने हुए हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। सॉरी, मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ। इसको बोलते हैं भूपर पट्टी, या ऊपरी जो पट्टी है ना, भूपर पट्टी, यहाँ ये भूपर पट्टी बोलते हैं इसको, ठीक है, ऊपरी परत बोलते हैं। और पृथ्वी के अंदर से खोखली है। जिस तरह से आपने जो टेनिस बॉल देखी होगी या जो गेंद होती है, ठीक है, वो देखी होगी, तो उसमें के अंदर से खोखली होती है, इसी तरह पृथ्वी के अंदर से खोखली है। और जो उसके अंदर बने हुए भाग है, जैसे हम बात करते हैं पृथ्वी के ऊपर कहीं पर तो क्या है, पहाड़ पाए जाते हैं, पर्वत मैदान, ये क्या पाए जाते हैं, पर्वत है, कहीं पर कहीं मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, जिले हैं, महाद्वीप है, ठीक है। ये सभी के सभी जो स्थल रूप है, या आपने देखे होंगे अन्य जो स्थल रूप में अलग अलग जो अपर्दन और अपक्षय से बनते हैं, वो सभी स्थल रूप क्या है, जितने भी स्थल रूप हो, ये किसके ऊपर पाए जाते हैं, भूपर पट्टी के ऊपर पाए जाते हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है, 2 तरीके होते हैं निर्माण होते हैं। एक तो होता है जिसको बोलते हैं आंतरिक बल या आंतरिक बल बोलते हैं, और एक होते हैं बाह्य बल। बाह्य बल यानी पृथ्वी के ऊपर जितने भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो ज्वालामुखी फटना हो, चाहे वो भूकंप का आना हो, चाहे पर्वत पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, कहीं पर झीलें पाई जाती हैं, सारी की सारी जो क्रियाएं होती है मुख्य रूप से आंतरिक बलों और बाह्य बलों को कारण होती है, जिनको एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। बहिर्जात और अंतर्जात बल, बहिर्जात यानी बाह्य और अंतर्जात यानी आंतरिक जो बल है, उनके कारण क्या पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप है वो बने। अब बात करते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको, ज्योग्राफी में इसका क्या महत्व है। इसका महत्व इसलिए जितने भी स्थल रूप होते हैं उसका मानव की जो क्रियाएं होती है उसके ऊपर सीधा रूप से प्रभाव पड़ता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, इसी कारण हम इसको पढ़ रहे हैं। जैसे कि जब भूकंप आता है तो मानव के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, पड़ता है। जो भूकंप का, ज्वालामुखी का भी पड़ता है, मैदानों का, पर्वतों का, झीलों का, इन सब का क्या है, मानव के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए जिस क्षेत्र में मैदान होंगे वहां पर कृषि अधिक होती है, अगर वहां पर जल की सुविधा, जलापूर्ति अगर अच्छी हो, पर्वतीय क्षेत्रों में अलग तरह की कृषि होती है, अलग तरह की जलवायु पाई जाती है, तो ये सब चीजें क्या है, मानव के प्रभावित करती है। और भूगोल क्या है, भूगोल जो हम ज्योग्राफी करते हैं वो क्या है, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी है क्या। तो इसी के अंतर्गत आके इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी के जो बहिर्जात और अंतर्जात बल है उनके कारण विभिन्न भूदृश्य, पर्वत, मैदान वो झीलें वो दिखाई देती है, और जिनका मानव के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। और ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, कई बार देखा होगा टीवी में, और उसमें आता रहता है टीवी में या फोन में भी आपने देखा होगा, यूट्यूब वगैरह में, कि जब ज्वालामुखी वोल्केनो इरप्शन होता है, मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी की भूपर पट्टी है,
ऊपर पट्टी का मतलब क्या है? पृथ्वी की आप ये कह सकते हो, ये ऊपर वाली जो हम जिस पे घर बने हुए हैं, ये ऊपरी परत है, पृथ्वी की ऊपरी परत है, ऊपरी परत है ये। और इस पे क्या होता है, कई बार वोल्केनो इरप्शन हो जाता है, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार उसका हो जाता है, उसकी एक वेंस होती है, उससे क्या है, लावा निकलता है। ये तो आपने देखा होगा बहुत सारे, ठीक है, बादल सा डस्ट बन जाती है, धूलकण है बहुत सारे, ठीक है, गैस निकलती है, राख निकलती है। तो ये आता कहाँ से? तो हमारे मन में क्या आता है, ये जब होता है तो इससे क्या आता है, हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन उठता है कि ये आखिर होता है क्या? तो एक बात तो हमें सीधा ही पता चल गई पृथ्वी के अंतरिक्ष संचालन के बारे में कि पृथ्वी के किसी न किसी भाग पर जो लावा है, लावा जो बाहर निकलता है या यहाँ जमा हो जाता है, कहीं भी यहाँ जमा हो जाता है, ये जमा है सारा, इस लावा से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कहीं न कहीं पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है या उसके अंदर है, कहीं न कहीं ये लावा है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो हमें एक पॉइंट तो ये पता चल गया कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई किसी अवस्था में कोई ना कोई चट्टान है या उसका स्वरूप है वो द्रव अवस्था में है, ठीक है, तरल अवस्था में है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, उस लावा से अंदाजा लगते हैं। तो हमें हमारे मन में क्वेश्चन, आप इनका पता कैसे चलेगा, और भी कई फैक्ट्स हैं। तो बहुत सारे स्रोत होते हैं, स्रोत की बात करते हैं, उसी में लिखा हुआ है कि पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना है, उसको जानने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, ठीक है। कौन कौन से स्रोत है, जिनको बोलते हैं सोर्सेज। कौन कौन से सोर्सेज है? बहुत सारे सोर्सेज है, जिसमें दो लिखे हुए हैं अपनी बुक में। एक तो प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। ये दो तरह के स्रोत पाए जाते हैं जिनसे हमें पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना यानी उसके अंदर क्या पाया जाता है इसका पता चलता है। एक पॉइंट और लिखा उसमें कि पृथ्वी का जो अर्धव्यास है, या आप कह सकते हो कि जो हम जब उसके ऊपर से यानी जो अर्थ की जो आप कह सकते हो धरातल है, उससे पृथ्वी के जो बीच वाला भाग है वहां तक जब पहुंचेंगे, उसकी जो गहराई है वो कितनी है, वो ऑलमोस्ट है 6370 किलोमीटर। तो ये क्या है, पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी का व्यास। ये पृथ्वी का व्यास पाया जाता है कितना, 6370 किलोमीटर। ओके, अब इसी से जुड़ा हुआ है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें क्या सीधा रूप से तो पता नहीं चलता है। उसका कारण क्या है, हमने क्या संसार में जो हमारा ब्रह्मांड है, स्पेस जिसको बोलते हैं अंतरिक्ष है, उसमें हम क्या कई सौ के लाखों हजारों किलोमीटर तक दूर तक हमने सैटेलाइट्स भेजती है। जैसे हमने आप पीछे के महीनों में देखा था कि भारत ने जो मंगल मिशन है उसको लॉन्च किया था, मंगल के ऊपर जो विक्रम लैंडर उसको उतारने की कोशिश की गई थी, ठीक है, हमारा स्पेस प्रोजेक्ट था। तो वो कई लाखों किलोमीटर दूर है, ठीक है। चांद पे भी जैसे भेजे गए अमेरिका के द्वारा। तो क्या मनुष्य है वो स्पेस में तो कई सौ लाखों हजारों किलोमीटर, आप ये कह सकते हो करोड़ों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर तक है, जो आपने देखे हुए टेलीस्कोप वगैरह होते हैं, जिसको आप ये कह सकते हो दूरबीन का जो बड़ा रूप होता है, तो टेलीस्कोप से क्या कई सौ किलोमीटर, कई लाखों अरबों किलोमीटर तक हम दूर तक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं तारों का, या जो उल्का पिंड पाए जाते हैं उनका जो चमकते हुए या जो पृथ्वी की तरफ आ रही है। पर क्या है, हम पृथ्वी के अंदर हमारे पास आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं मिली है कि हम पृथ्वी का जो केंद्र है, जो कोर है, उस तक पहुंच पाए। ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बन पाई है अभी हमसे। उसका रीजन क्या, उसका रीजन हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या रीजन है कि हम पृथ्वी के अंदर गहराई में नहीं पहुंच सके हैं और स्पेस में हम कई सौ किलोमीटर तक पहुंच गए हैं। एक मिनट रुकना। ट्राइपॉड स्टैंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम पढ़ रहे थे कि अर्थ का जो सेंटर है वहाँ तक क्या हम नहीं पहुँच पाए। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम स्पेस तक बहुत दूर तक पहुँच पाए। फिर भी क्या है, कुछ जो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने क्या है, वैज्ञानिकों ने जो जिसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, मतलब जिस चीज को क्या देखकर, ठीक है, और या उसका विश्लेषण करके, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके और उसका जो एनालाइज करके, विश्लेषण करके क्या है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको समझने की कोशिश की। उसी के आधार पर क्या उन्होंने दो सोर्सेज निकाले हैं, प्रत्यक्ष सोर्स और अप्रत्यक्ष सोर्स।
प्रत्यक्ष सोर्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं माइनिंग एक्टिविटीज की। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड माइन, सोने की खानें। चलो सोने की खान, सोने की खान के बारे में। तो एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका एक देश है, वहां पर क्या है, एक सोने की खान पाई जाती है जिसकी जो गहराई है वो कई सौ किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर के लगभग पाई जाती है जिसकी गहराई। तो जैसे जैसे दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान है वो 3 से 4 किलोमीटर की गहराई पे पाई जाती है, और इतनी गहराई में क्या जा पाना बहुत क्या है, असंभव है। और वहां पर जो खनन का कार्य है, सोना निकालने का काम है, वहां पर होता है। तो जैसे जैसे वहां पर ऑब्जर्वेशन से पता चला कि उस खान के अंदर जो वहां पाई जाती है सोने की खान अफ्रीका में, उसमें जैसे जैसे उस खान के अंदर क्या है, अंदर तक जब जाते हैं उसके अंदर जो तापमान है उसमें वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है। तो पहला पॉइंट क्या गया प्रत्यक्ष सोर्स से कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में बढ़ेंगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तापमान क्या होता है, बढ़ता है पृथ्वी की। तो हमें क्या पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना के बारे में एक पॉइंट पता चल गया कि तापमान है वो बढ़ता है जैसे जैसे क्या है हम अंदर जाते हैं, पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, तो गहराई के साथ। ठीक है, इसके अलावा कोई 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं। समुद्र को जो भेदन, समुद्री भेदन के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, इसी में पढ़ रहे हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा है, मैं एक बार ध्यान देता हूँ इसको। पहला तो ये चल रहा है, ठीक है, दूसरा है समुद्री भेदन का काम है, सॉरी ओशन ड्रिलिंग का काम है, समुद्री भेदन का काम है, वो चल रहा है 2 जगह से। ठीक है, तो उसमें एक तो है अटलांटिक ओशन में चल रहा है काम। ठीक है, इसमें परियोजना है, पहले का नाम लिखा हुआ है कि जो अटलांटिक ओशन है उसमें चल रहा है, जो गहराई में क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उनकी खोज कर रहे हैं, और उसमें नाम लिखा हुआ डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, और दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो अटलांटिक महासागर में कोला में चल रहे हैं, डीप ओशन प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं, अटलांटिक ओशन में चल रहे हैं, जितनी गहराई उसमें लिखी हुई है 12 किलोमीटर तक भेदन है वो कर रखा है उन्होंने। अब जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, क्या जैसे पृथ्वी को यहाँ से तोड़ दिया, वो क्या 12 किलोमीटर तक क्या उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो उस तत्वों के आधार पर क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी के अंदर के जो भाग है वहां पर कौन कौन सी चट्टाने हैं, कौन कौन से तत्व हैं, या कौन से एलिमेंट्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश है उनमें की गई है। इसके अलावा आर्कटिक महासागर, सॉरी अटलांटिक ओशन नहीं है, आर्कटिक महासागर में कोला में 12 किलोमीटर की गहराई तक खोज है, उसमें खुदाई है वो की जा रही है। इसके अलावा जो ज्वालामुखी इरप्शन होता है उससे भी क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण को मिलता है। तीसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण में ज्वालामुखी क्रिया या ज्वालामुखी भेदन, या जब ज्वालामुखी इरप्शन होता है उसके कारण। तो आपको पता होगा, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जब ज्वालामुखी का जैसे एक रस्ट पाई जाती है पृथ्वी की, मान लेते ऊपरी पट्टी है, अब उसकी शेप ऐसे ही होती है, धीरे धीरे बनती है। पहले बता देता हूँ आपको, धीरे धीरे बनती है, ये नहीं है कि एकदम से बन गया, धीरे धीरे बनता है ऐसे, उसके ऊपर लावा डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है, ये वैन पाई जाती है जिसमें से क्या पृथ्वी की जो गहराई है उससे क्या मैग्मा है लगातार उसमें से सप्लाई होता रहता है। ठीक है, और ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कई हॉटस्पॉट होते हैं या जो प्लेटों के किनारे हैं वहीं पाए जाते हैं। अब उससे क्या है, लावा वो निकलता रहता है और धीरे धीरे उसका शेप है वो ऐसे बन जाता है, जिसको ज्वालामुखी बोलते हैं, या जिसको ज्वालामुखी आप कह सकते हो। उस वेल में से क्या लगातार है। तो जब एक बात और याद रखना, जब वो पृथ्वी के अंदर रहता है ना, तब तो उसको मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा। और जब वो बाहर निकल के पृथ्वी के यहाँ जमा हो जाता है, यहाँ इस परत पे या यहाँ जमा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लावा। दोनों चीजें एक ही है। लावा आपने उसमें कई बार टीवी में देखा होगा, या आप सर्च कर लेना कि वोल्केनो इरप्शन, जब सर्च करोगे आप ज्वालामुखी भेदन, तब क्या उसमें आपको पता चल जाए, जब उसके अंदर से जो लिक्विड फॉर्म में द्रव अवस्था में जो निकलता है
पदार्थ, उसको क्या लावा बोलते हैं। और जब वो अर्थ के अंदर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो इससे भी प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें, इससे हम विश्लेषण जब करते हैं, अन्वेषण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है, तरल पदार्थ है, या जिसको द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। और वो पाया कहाँ जाता है, अभी मेंटल एक परत होती है, वो आगे करवाऊंगा, उसमें पाया जाता है। तो तीन क्या हो गए, प्रत्यक्ष सोर्स हो गए। ओके, तीन क्या हो गए, प्रत्यक्ष सोर्स हो गए, जिनको वैज्ञानिकों ने विश्लेषण और ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्या निकाला है। आगे है अप्रत्यक्ष सोर्स, अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है तापमान, तापमान, दबाव और घनत्व। ये चीजें क्या है, पृथ्वी में गहराई के साथ, जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे क्या है, तापमान, दबाव और घनत्व वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सीधा ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि वो क्या है, जब खाने जब खोदी जाती है या जो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चलते हैं, मतलब पृथ्वी को खोदने के लिए जो काम किया जाता है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनसे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते हैं तो तापमान, दबाव है, घनत्व है, ये चीज है वो बढ़ती है। दूसरा है उसमें अप्रत्यक्ष में उल्का पिंड, उल्का पिंड। उल्का पिंड का अप्रत्यक्ष सोर्स से इसलिए संबंध है कि क्योंकि आपको पता होगा जब पृथ्वी बनी थी, पृथ्वी है वो भी क्या शुरू में एक आग का गोला ही थी, आग का गोला थी, या आप ये कह सकते हो सूरज की तरह थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ, वो ठंडी होगी, और ठंडी होने से क्या वो उसका आकार वो सिकुड़ गया, और ठंडी होने से क्या जो आज हम वर्तमान रूप में देख रहे हैं वो बनी। तो जब उल्का पिंड है पृथ्वी पर कभी भी क्या वातावरण को पार करके क्या बाहरी जो भाग स्पेस है उससे उड़कर क्या कभी भी उल्का पिंड है जब वो आते हैं तो वो कई बार उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वैसे तो क्या करता है, जो हमारा वायुमंडल है उसको हम तक पहुंचने ही नहीं देता, वो क्या कर देता है, उसको जला देता है। ठीक है, पर कई बार क्या उसके जो पार्टिकल है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, अर्थ की जो धरातल है या हमारी जो जमीन है उस पर पहुंच जाते हैं। जैसे पीछे कुछ महीने पहले, पिछले 2019 में रूस में गिरे थे कई जगह उनका पिंड। ठीक है, लोगों की जो घर है उनको कईयों को नुकसान हुआ था। ठीक है, तो उससे क्या वो कलेक्ट करके उसका क्या करते हैं, वो उनका अन्वेषण करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, तो उससे पता चलता है कि उल्का पिंड की जैसे फॉर्मेशन होती है, उसका जो रूप होता है, तो उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि जैसे उल्का पिंड अभी है उसी तरह पृथ्वी थी, उसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, उससे पता चलता है, अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए तो ये अप्रत्यक्ष स्रोत में आया है। ठीक है, अगला है कुछ और है इसमें लिखा, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र। अप्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसमें आगे कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और फिर है भूकंप। भूकंप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये दो बता देता हूँ आपको। गुरुत्वाकर्षण क्या है, जैसे आपने अर्थ की शेप देखी होगी, अर्थ का आकार देखा होगा, पृथ्वी के अलग अलग भागों में गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है वो अलग अलग पाया जाता है। कारण बता देता हूँ आपको। जैसे कि पृथ्वी का जो ओरिजिनल शेप है वो क्या है, जियोड है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इस तरह से, अंडे की तरह इस तरह से पाया जाता है। तो आप सीधा ही अंदाजा लगा सकते हो कि जो पृथ्वी का जो केंद्र है उससे जो नॉर्थ पोल है इस तरफ कौन सा है, नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है, या इसको कह सकते हो आप इस तरफ है उत्तरी ध्रुव और इस तरफ है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव पाया जाता है, जिसको साउथ पोल भी कह सकते हो आप। ये दोनों पाए जाते हैं। और ये है इक्वेटर हमारी, मान सकते हैं 0 डिग्री की जो लाइन है जिसको आप भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा यहाँ लिख देता हूं मैं, ये है भूमध्य रेखा। तो क्योंकि जो पृथ्वी का जो केंद्र है उससे जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव नजदीक होने के कारण जो गुरुत्वाकर्षण है वो भूमध्य रेखा की बजाय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर अधिक पाया जाता है। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि जो पृथ्वी की संरचना कैसी है, उसके अंदर के जो पार्टिकल है वो किस तरह से गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र।
अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे आपने देखा होगा जो कंपास होते हैं वो किस तरह से नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाते हैं, ठीक है। और जिसको ग्रेविटी एनोमली भी बोलते हैं, इसको ग्रेविटी एनोमली बोलते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण में क्या है, जब विसंगति आ जाती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में विसंगति यानी इसकी बजाय में यहाँ होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। ये आपने कई बार देखा होगा, गाड़ियां हैं, स्लोप ऐसे होने पर भी क्या वो नीचे आने की बजाय ऊपर चढ़ती है, तो उसका कारण क्या, ग्रेविटी, उसका जो ग्रेविटी और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका प्रभाव होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों पे क्या चुंबकीय क्षेत्र है वो अलग अलग होता है। ओके, आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे करते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप का अगर हम सीधा अर्थ निकालें, भूकंप का अर्थ क्या होता है? भूकंप क्या है? एक अप्रत्यक्ष सोर्स है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं हम डिटेल से। घनत्वों के बारे में पिछले चैप्टर में भी लिखा हुआ है कि नहीं, जो सेकंड चैप्टर है उसमें अलग अलग जो ग्रह पाए जाते हैं पृथ्वी पे उनका सभी का घनत्व लिखा हुआ है, उनका कितना द्रव्यमान है वो भी लिखा हुआ है। और तापमान तो पता ही होगा आपको, पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है उसके बारे में, ठीक है। और वैसे एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। और इसके अलावा जो सूरज का भी पता होगा आपको, सूरज का तापमान जैसे सरफेस का 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, पृथ्वी का 15 डिग्री के सेल्सियस के लगभग एवरेज टेम्परेचर है पृथ्वी का। तो वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। तो ग्रहों के हिसाब से भी अलग अलग तापमान होता है। कईयों में गैस, सारे गैस की वजह सॉलिड फॉर्म में है ही नहीं, तो वो घनत्व होता है। दबाव क्या होता है? गहराई के साथ बढ़ते हैं, उसको दबाव बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी